Good morning, my dear students. I hope you guys are doing good. And presently, Ramzan का महीना है. I believe everyone is taking care of health. Take proper fluid. ठीक है. Let's continue to our topic. Yesterday we discussed the main topic of day-to-day's life, that is electric shock. In Hindi we say बिजली का झटका लगना, right? So let's study it furthermore. We have studied few slides yesterday. Let me refresh them also. Chop chop. So we understood yesterday what is an electric shock. कैसे लगता है हमें ये झटका, ठीक है, और क्या प्रोसेस है इसका, वो हमने कल आपको डिस्कस किया. सो टॉप में थोड़ा सा जल्दी आपको ये रिफ्रेश करना चाहता हूँ ये टॉपिक्स का. कल आज हम फिर फर्दर स्टडीज़ करेंगे इसमें. Yesterday we just discussed also how can we get an electric shock. What happens when we get an electric shock. क्या होता है हमें जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. What we feel, हम क्या क्या हो जाता है हमारी बॉडी के साथ, ठीक है. So we have shown this demonstration also. फैक्टर्स हमने डिस्कस किए कि किन किन फैक्टर्स किन किन पे आधारित है ये. वोल्टेज ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा, लो फ्रीक्वेंसी होगा, हाई फ्रीक्वेंसी होगा, तो उस टाइम पे हमारा क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकता है. ये हमने दिखाया था यहाँ पे कि जितना करंट बढ़ता जाएगा और पैरामीटर्स जो भी हमने बताया आपको, वोल्टेज, करंट, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे उन्होंने करंट का दिखाया है कि आगे जाके ज़्यादा करंट होगा तो क्या क्या हो सकता है. डायग्नोसिस बताया हमने, सिम्टम्स भी बताए. सो टुडे विल डिस्कस व्हाट टू डू द टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक. जब भी बिजली का झटका लगता है, जब भी हमें शॉक लगता है या किसी को लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम. ध्यान से सुनिए. डिस्कनेक्ट द पावर सप्लाई. डू नॉट इवन टच द विक्टिम until you are sure that power supply is turned off. Be especially careful in wet areas such as bathroom and as water connects electricity. It may be safer to turn off the electricity supply to the building if possible to be absolutely sure. Whenever anybody is getting shock or we are getting shock, so what we should do, we should at the same time disconnect the power supply, or we should not even touch the victim. Means जो जिसको झटका लग रहा है या जिसको जो शॉक में है, जिसको शॉक लग रहा है, उसको हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए उस टाइम. बेयर हैंड, मतलब अपने हाथों से हमें मेक श्योर करना चाहिए कि सबसे पहले पावर सप्लाई ऑफ होना चाहिए. स्पेशली किन जगहों पे जहाँ पे बाथरूम एरिया है, जहाँ पे गीला पानी है, गीला है, बाथरूम वो एरियाज़ होते हैं, क्योंकि पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. उससे पहले मतलब कहते हैं कि जिसको शॉक लगता है उसने तो फर्मली उसको पकड़ के रखा होता है, लेकिन अगर कोई उसको बचाने की कोशिश करता है और वो हाथ लगाता है उसके बॉडी पे, तो उसको शॉक लगने का ज़्यादा चांसेस होता है, बिकॉज वो एक वीक लिंक बन जाती है. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट मतलब हमें क्विकली ट्रिप करना चाहिए पावर सप्लाई को, या कोशिश करनी चाहिए बिल्डिंग की ही सप्लाई बंद करने के लिए, सो दैट कि वी आर डबल श्योर दैट कि देयर इज़ नो फ्लो ऑफ चार्ज, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी. तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पॉइंट है. तो नेक्स्ट, और इफ़ द करंट कैन नॉट बी टर्न ऑफ. बोलते हैं अगर हम करंट ना, हमें मतलब बिल्डिंग में एक शॉक लग रहा है, पता भी नहीं है हमें कि हमें ऑफ़ कहाँ पे करना चाहिए, हमें कहाँ पे ऑफ़ करना है उस सप्लाई, पावर सप्लाई को. यूज़ ए नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज ब्रूम, चेयर, रग और रबर डोर मैट टू पुश द पर्सन अवे फ्रॉम द सरफेस सोर्स ऑफ द करंट. अगर हमें पता नहीं है कि पावर सप्लाई मेन बिल्डिंग का ऑफ़ कहाँ पे करना है, या हो सकता है वो दूर हो, मतलब हम 4th फ्लोर पे हैं और एग्जांपल लीजिए पावर सप्लाई जो है मेंस है जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में है, तो हमें उस टाइम फिर क्या करना चाहिए. हमें उस व्यक्ति को
हाथों से मतलब नंगे हाथों से नहीं सेव करना है, रेस्क्यू करना है या मतलब आइसोलेट करना है उससे, हमें यूज़ करना है उस टाइम ब्रूम यूज़ करना है या कोई ऐसा चीज़ जो नॉन कंडक्टिंग हो, लकड़ी है, लकड़ी होती है, ब्रूम होता है या कोई कपड़ा होता है, ठीक है। इस टाइम पे हमें ऐसा नहीं करना है। तो डू नॉट यूज़ वेट और मेटल ऑब्जेक्ट, हमें गीला और लोहे का जो भी कोई चीज़ है वो यूज़ नहीं करना है। इफ़ पॉसिबल स्टैंड ऑन समथिंग ड्राई एंड that does not conduct electricity such as rubber mat or folded newspapers। अगर मान लीजिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब अगर हमें ये चीज़ करने में भी मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, बोलते हैं कि आप कोशिश कीजिए फिर किसी चीज़ को ड्राई जो सूखा है, सूखा कपड़ा से या कोई रबर मैट जो होता है नीचे डाल के उसको खींच सकते हैं या मतलब निकाल सकते हैं। या कुछ भी नहीं है तो न्यूज़पेपर जो है उसको 2-3 फोल्ड करके रख दीजिए, क्योंकि पेपर जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है। आप देख लीजिए, अगर आप देखेंगे बड़े बड़े बिल्डिंगों में या अपने घरों में भी होता है एक जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई साधन मतलब स्विच बोर्ड होता है, वहाँ पे रबर मैट डालते हैं ताकि वो इंसुलेशन का काम करे। तो इसी तरह बड़े बड़े जहाज़ों में या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में या पावर स्टेशंस पे रबर ग्लव्स होते हैं, रबर शूज़ होते हैं, सो दैट जो वहाँ पे व्यक्ति काम करते हैं उनको शॉक न लगे। अब शॉक लगने के बाद जो व्यक्ति है, अब उसको चाहे चोट लग गया है, चाहे हाथ जल गया है, जो भी मैंने आपको इससे पहले बताया है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या मतलब इंजरीज हो सकती हैं, तो अब उसको हमें फ़र्स्ट एड करना है, उसको हमें बचाना है। मतलब सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि बंदा अनकॉन्शियस से उठाया और डाल दिया गाड़ी में और लेके गई, हमें पहले थोड़ा सा उसको वहाँ पे फ़र्स्ट एड देना है। फ़र्स्ट एड मतलब इमरजेंसी एड देना है। चेक फॉर ए पर्सन's response and breathing. It may be necessary to commence cardiopulmonary resuscitation। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मेडिकल टर्म में, इसको बोलते हैं सीपीआर देना। मान लीजिए सीपीआर देने का एक प्रोसीजर होता है, वो हार्ट को पंप करते हैं और माउथ को उसको जहाँ पे मतलब सांस देते हैं बाई प्रेशर से, चाहे माउथ टू माउथ हो या माउथ टू पंप हो, इस तरह से वो सीपीआर का एक प्रोसीजर है जिससे हम एक व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। क्योंकि जब शॉक लगता है सेम टाइम मतलब जब शॉक लगता है उसकी इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो हमारा कार्डियक अरेस्ट का होने का चांसेस होता है। तो कार्डियक अरेस्ट होना मतलब है हार्ट का काम ना करना। तो हार्ट को कैसे काम करा सकते हैं हम, उसको प्रेस करते हैं वहाँ पे उस पोर्शन को, लंग्स में हवा भर देते हैं, ठीक है, बार बार। मतलब एक प्रोसीजर है 2/2 2/4, वो एक प्रोसीजर है, वो हम सीखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तब हम सीखेंगे सीपीआर क्या होता है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लाइफ में, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखना होता है, क्योंकि ये एक तरह का किसी की जान बचा सकती है। जैसे बोलते हैं कि स्विमिंग, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, इससे किसी की जान बचा सकते हैं और हम अपनी जान भी बचा सकते हैं। If the breathing is ready and there are burns, if the breathing is steady and they are responsive, attend to their injuries. Cool the burns with the running water for 20 minutes. Never put ointments or oils into the burns. If the person has fallen from the height, try not to remove them unnecessarily in case they have the spinal injury। कहते हैं कि मान लीजिए अगर कोई किसी का हाथ जल गया है, किसी मतलब बर्न्स है बॉडी में, तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए, हमें उस टाइम वो पोर्शन को ठंडे पानी से उससे कंटिन्यूसली पोर करना है, डालना है पानी में, और कोई तेल पानी या कोई कुछ ट्यूब कोई ऑइंटमेंट लगाना नहीं है। तो हमें उसको पानी से ठंडा करना है जितना हो सके उतना, एटलीस्ट 20 मिनट्स तक। और अगर मान लीजिए वो व्यक्ति जो है, जो मतलब विक्टिम है, किसी हाइट से गिर गया है, शॉक लगने से ना, शॉक जब लगता है वो दूर फेंकता है, तो वो नीचे गिर गया किसी मतलब मान लीजिए एक फ्लोर से गिर गया या टेबल से गिर गया या हाइट से गिर गया, तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए, हमें उसको
उस लेटे हुए पोजीशन में ही रखना है, क्योंकि अगर हम उसको ड्रैग करेंगे, मान लीजिए जो स्पाइनल कॉर्ड होता है या कोई ऐसा फ्रैक्चर है, उसको खींचने घसीटने से ज़्यादा हो सकता है। तो हमें उसको ऐसे ही रखना है जब तक कि कोई साधन ना हो हमें उसको प्रॉपरली उठाने के लिए। आप देख सकते हैं जब भी किसी फुटबॉल प्लेयर को, हॉकी या क्रिकेट में किसी को चोट लगती है, आप देख लीजिए उसको ऐसे घसीट के नहीं लेके जा सकते हैं। उसको हम प्रॉपरली, एक बेड होता है, फोल्डिंग बेड होता है या अगर ट्रॉली होती है, उसको लेके जाते हैं प्रॉपरली। क्योंकि अगर मान लीजिए हल्का ही चोट लगा है, लेकिन ड्रैग करने से और उसको घसीटने से वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, उसको वो बढ़ सकती है वो प्रॉब्लम्स। टॉक कामली एंड एश्योरिंग दैट टू द पर्सन, मतलब हमें उस आदमी, उस व्यक्ति से बहुत ठीक ठाक से बात करना है, कोई एकदम सोच में नहीं, उसको कूलली बात करना है, क्योंकि हम उसकी बात समझ सकें और उसको हमारी बात समझ में आ जाए। ऐसा हंगामा करने से कुछ होगा नहीं। बी काम एंड डोंट पैनिक, और घबराने की कोई बात नहीं है, शांति रखनी है, घबराने से कुछ होगा नहीं है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू कॉल फॉर एम्बुलेंस इन द मीन टाइम, और इसके साथ साथ ही हमें एम्बुलेंस को भी कॉल करना है कि ऐसा ऐसा इशू हो गया है, कि आइए और हमें सहायता कीजिए, हेल्प कीजिए। व्हाट टू नॉट डू एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, हमें क्या नहीं करना चाहिए जब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो या विक्टिम को शॉक लगा हो। डू नॉट टच द पर्सन विद योर बेयर हैंड्स इफ द बॉडी इज स्टिल टचिंग द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हमने पहले डिस्कस किया कि हमें किसी व्यक्ति को हाथ नहीं लगाना है बेयर हैंडेड, मतलब नंगे हाथों हमें हाथ नहीं लगाना है कि जब तक कि वो, अगर वो अभी शॉक में ही है, अभी तक वो टच में ही है इलेक्ट्रिसिटी के, तो हमें उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है उस टाइम। डू नॉट अप्लाई आइस बटर ऑइंटमेंट, कि हाँ अगर कोई मतलब जला हुआ हो, मैंने बताया ना कि करंट से जल जाता है आदमी, हीट प्रोड्यूस होती है और जल जाता है आदमी, चाहे हाथ हो या कोई पोर्शन हो। तो हमें कोई तेल वेल या कोई मक्खन वक्खन लगाना नहीं है, या कोई ज़्यादा कॉटन भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा, और बैंडेज वैंडेज भी इसको ओपन ही रखना है। डू नॉट रिमूव, हमें जो ब्लिस्टर आता है उसमें जो एकदम बलून टाइप का आता है जो जलने के बाद, तो हमें बिल्कुल भी फोड़ना वोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। एंड आफ्टर द पावर इज शट ऑफ, डू नॉट मूव द पर्सन अनलेस देयर इज अ रिस्क ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन। बोलते हैं कि अगर पावर ख़त्म होने के बाद भी हमें पेशेंट को मूव नहीं करना है, तब तक भी मूव नहीं करना है, अगर जब तक कि कोई आग या कोई विस्फोट होने का संभावना हो, तब तक हमें पेशेंट को वहीं लेटा के रखना है पावर कट करके के बाद। अब ट्रीटमेंट क्या है? एग्जामिन पेशेंट कम्प्लीटली इंक्लूडिंग फॉर द ट्रॉमेटिक इंजरीज, हमें पेशेंट को जांच करना है, वहाँ पे किसी को कोई इंजरी तो नहीं है, मतलब हाँ एकदम फिज़िकली फिट है वो, उंगलियाँ ठीक है, बॉडी ठीक है कोई, क्योंकि बॉडी जब शॉक लगता है तो वो वीकेस्ट पार्ट जो होता है वो बॉडी का वो फाड़ देता है उसको, वहाँ से वो रप्चर हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से ही बाहर निकल जाती है। तो हमें उसको कपड़े वपड़े थोड़ा निकालना है और देखना है कहीं इंटरनल कोई चीज़ ऐसा तो नहीं है कि एक रप्चर हुआ है कोई बॉडी पार्ट, आर्म शोल्डर कोई पार्ट रप्चर हुआ है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में आपको बताया कि कैसे करना है, वो CPR कैसे देना होता है, वो एक प्रोसीजर है, वो हम प्रैक्टिकली करेंगे। बाकी सभी एनाल्जेसिया, वोंड केयर, कार्डियक मॉनिटरिंग 6 to 12 आवर्स फॉर द पेशेंट विद फॉलोइंग अर्थमाइज, चेस्ट पेन, एनी सजेशन फॉर द कार्डियक डैमेज, प्रेगनेंसी एंड डिसऑर्डर। ये मेडिकल टर्म्स सारी हैं, ये हमें पता होना चाहिए हमें कैसे उसको ट्रीटमेंट करना है। मतलब जब चक्कर आ जाता है उसको, या वोंड केयर कैसे करना है, मतलब हाथ में जब चोट लगी है, खून बह रहा है, तो उस टाइम हमें क्या क्या करना चाहिए वो हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। इसमें प्रॉपरली बैंडेजेस आते हैं, और डिपेंड करता है वो अगर चोट कैसी है। वो मान लो अगर शॉक लगने के बाद वो उसको एकदम दूर फेंक दिया, और कोई आयरन बार से या कोई टिन शीट से या कोई कॉर्नर से उसको चोट लगा है, खून मतलब एकदम ब्लड का मतलब एकदम कट लगा है, तो वो चोट अलग होती है बर्न से, बर्न की चोट की अलग है और ये चोट अलग होती है। तो हम इसको प्रैक्टिकली जब करेंगे तो हम आपको बताएंगे CPR कैसे देते हैं, ठीक है, मॉनिटर कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे की पॉइंट्स। फाइनली हम इस टॉपिक को अब क्लोज़ करेंगे।
अब की पॉइंट्स मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपको बताएंगे क्या क्या है ये. In addition to the burns, AC can freeze the patient's hand to the current source while DC can throw the patient using injury. मैं आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही, जो करंट है दो प्रकार के हैं, AC है और DC है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एंड DC करंट. अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, आपका जो साइकिल होता है वो चेंज होता है, ठीक है, और DC करंट में साइकिल चेंज नहीं होता है और ये कंटिन्यूस रहता है. आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं स्टडी करंट एंड अनस्टडी करंट. उसमें आपको एकदम जो एसी करंट रहता है, मतलब छोड़ता है पकड़ता है, छोड़ता है पकड़ता है. और डीसी करंट में क्या है, एकदम स्टडी लाइन होती है. आपको एक बार पकड़ लिया तो आपको एकदम झटके से वो उठा सकता है. उसमें एसी करंट में क्या है, एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, डीसी करंट में बाहर फेंक देता है. मतलब अगर आपने या किसी व्यक्ति ने बैटरी टर्मिनल्स या डीसी करंट जो भी होता है, किसी शॉक में आ गया है, टर्मिनल्स को दोनों पकड़ लिया गलती से, और पानी के हल्का सा है, वो एकदम झटके से इसको दूर फेंकता है. और एसी करंट में क्या है, एसी करंट में बर्न्स का ज़्यादा है, मतलब चांस, क्योंकि वो पकड़ के ही रखता है और हीट जनरेट करने के बाद वो फाड़ देता है किसी पार्ट को जहाँ से उसको वीक लिंक हो. तो सबसे वीकेस्ट होता है हार्ट अपना. तो हार्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, मतलब चोट आ सकती है, रप्चर भी हो सकता है. बट डीसी करंट में क्या है, डीसी करंट में भी ये चांसेस होते हैं, लेकिन वो आपको दूर फेंकता है, अपने हाथ से दूर, मतलब उस सोर्स से दूर फेंकता है, और आपको उस झटके से आपको इंजरी आ सकती है. दूर फेंकने के बाद अगर मान लो पीछे कोई रॉड है या कोई शार्प टूल है तो आपको उससे चोट लग सकती है. Although skin burn severity does not predict the degree of internal damage, internal damage is more severe if the skin has low resistance. बोलते हैं कि स्किन के जलने से आपको ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इंटरनल डैमेज क्या है. इंटरनल डैमेज बहुत ही ज़्यादा है स्किन के उससे होने से, क्योंकि स्किन में लो रेजिस्टेंस रहता है. मान लीजिए कि अगर ऊपर जला हुआ है, उससे हम पता नहीं कर सकते हैं अंदर क्या क्या हुआ है. इसका कहने का ये है. Refer patient with a significant electrical burns to the specialized burn unit, and if significant internal damage is suspected, being fluid resuscitation. हमें पेशेंट को जल्द से जल्द कहीं पे कहाँ लेके जाना है जहाँ पे हमारा स्पेशलाइजेशन यूनिट है, मतलब बर्न्स का, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो जलने का जो यूनिट है, हॉस्पिटल है या कोई डिस्पेंसरी है जहाँ पे जलने का स्पेशलाइज्ड यूनिट होता है, क्योंकि वो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है. उनके पास काफ़ी सारे डिवाइसेस रहते हैं जो मतलब बर्न्स को इजीली हील कर देते हैं वो, ठीक है. तो ये हमारा टॉपिक था. अब हम इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में. सो टुडे वी वाइंड अप द इलेक्ट्रिक शॉक चैप्टर. It is a very big chapter and it's a very important chapter for life. So I will tell you just small example. No, it's a kind of an accident and it's a fact and eyewitness. I am their eyewitness. मेरा एक friend है. He was working as an electrical engineer and suddenly he got a shock and luckily we say he was a little bit bulky. वो फैट था थोड़ा सा, उसको फैट्स थोड़े ज़्यादा थे. एंड जो हाथ में उसको राइट हैंड में जब शॉक लगा तो लेफ़्ट हैंड पोर्शन जो था अंडर आर्म्स वो एकदम रप्चर हो गया एंड इट्स ब्लड स्टार्ट पोरिंग फ्रॉम दैट. तो वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल एंड luckily that the doctor said he is lucky guy and he got small fats around his heart and that was the reason he got saved, otherwise his heart would have ruptured. तो इससे पता चलता है कि जो फैट्स होते हैं, फैट्स से एक काइंड ऑफ इंसुलेटर का काम करते हैं वो. सो आई मीन से कि ये भी इंसिडेंट होते हैं कि हमें पता भी नहीं होता है कि क्या क्या करना चाहिए हमें. हो सकता है कि अगर हम वहाँ पे क्विक एक्शन लेते तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता. ही गॉट सेव्ड बट ही हैड लॉट ऑफ इंजरीज आफ्टर दैट फॉर लॉन्ग टाइम. सो टुडे वी conclude this chapter. I hope you will be studying it more. If you have any doubt, please refer back to me. I will just clear the doubts. Okay. So I only want you to be aware of it and thoroughly know the chapter. This is very important chapter of life, and in future also, it is a kind of knowledge.
to save life, to at least be a survivor for someone. ठीक है, take care, all the best for next chapter.